पार्टी ऑफिस। अनिका ध्यान से सुनती है तो अनुमान लगा पाती है कि कुछ पैरों की हाट हो रही है जो कि उन्हीं के कमरे की तरफ से बढ़ रही है। अब अनिका आनंद सान्याल को इशारा करती है कि सामने से हटकर दरवाजे की जो चिपक कर खड़ा हो जाए। जाहिर सी बात थी कि अंदर कोई आने वाला है। दरवाजे को तोड़ने के लिए हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी दरवाजे के सामने होता है उसकी जान भी जा सकती है। दरवाजे के एक ओर आनंद सान्याल खड़ा हो जाता है तो दूसरी दीवार के पास जाकर अनिका भी खड़ी हो जाती है। फिर आनंद सान्याल से कहती है, अब कुछ कहना चाहोगे? तुम्हें ये तय कर पाने के लिए और भी नज़ारा देखने के लिए तुम्हारी अपने ही हाउस में तुम्हारे अपने लोग कौन कौन हैं और कौन पराए हैं। अब आनंद सान्याल जवाब देता है, नहीं, मुझे किसी भी तरह के वक्त नहीं है और नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कहने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बस इतना बता सकती हूँ कि पार्टी हाउस के बाहर कम से कम 12 से 15 औरतें हैं जो यहाँ आने वाले लोगों पर निगाहें बनाए रखती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें पकड़ने पर उन्हें अंदर आने में भी देर नहीं लगेगी। अब अनिका आनंद को बीच में ही रोकते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो घूंघट पोश औरतें? आनंद सान्याल जवाब देता है, हाँ। अब अनिका हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहती है, अच्छा, खेलने का मजा आएगा। तुम आगे बताओ। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आनंद सान्याल बताता है कि जहाँ तक मेरी इस पार्टी हाउस के अंदर रहने वाले अपने साथियों की बात की जाए तो लगभग 30 से 35 लोग हैं जो हर वक्त यहीं रहते हैं। इसमें से सुरक्षाकर्मी, सिपाही कर्मी और माली भी हैं, अलग से हैं। करीब 10 से 15 लोग यहाँ भी होंगे जो इस वक्त यही पार्टी हाउस में मौजूद रहते हैं। आनंद की बात सुनते ही अनिका मन ही मन में पार्टी हाउस या फिर धर्मशाला, अनिका अपने मन में विचार कर लेती है कि ये इसको क्या बना के रखता है। आनंद सान्याल कहता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब कैसे पता चलेगा कि किससे लड़ना है और किससे छोड़ना है। मेरा मतलब है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। मैं खुद भी अब सोचने और समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह एक कदम स्पष्ट है कि दुश्मन ने जिस तरह से तैयार पार्टी हाउस को किया है वह पार्टी हाउस में रहने वाले लोगों की जानकारी बिना ऐतराज के समझ पा रहा है। एकदम स्पष्ट था कि दुश्मन ने जिस तरह से तैयारी पार्टी हाउस में की थी वह पार्टी हाउस में रहने वाले लोगों की जानकारी के बिना करना नामुमकिन था। यह चाल बिछाने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को मदद ली होगी। दुश्मन की इस तरह की मदद सिर्फ वही कर सकते हैं जो आनंद सान्याल पर भरोसा करते हैं। आनंद सान्याल के भरोसे के कारण ही बाकी लोग भी उस पर कर सकते हैं, विश्वास करते होंगे। लेकिन ये विश्वासघाती कोई अपना ही करीबी होता है। लोग पार्टी हाउस के अंदर रहते हुए भी सभी कम या ज्यादा आनंद सान्याल के उपयोगी और विश्वास पात्र लोग ही थे। अब तक कमरे के दरवाजे पर जो शोर बढ़ चुका था, ये शोर दरवाजे के अंदर आने की कोशिश की जा रही थी। अनिका जानती थी अगर वह सीधे सीधे यह दरवाज़ा नहीं खोल पाई तो हथियार की मदद से दरवाजे को लोक तोड़ दिया जाएगा और अंदर आ जाएंगे। इसलिए वह आनंद सान्याल को इशारा करती है कि अपनी तरफ से दरवाजे को लोक को खोल दे। सान्याल अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। उफ! दरवाजे को लोक को खोल कर वापस पीछे हट जाता है, दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही इस बार यह लोग दरवाजे में धक्का मारते हैं, दरवाजा खुल जाता है और सभी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से सभी एक दूसरे के ऊपर आकर गिर जाते हैं। बाहर मौजूद ये लोगों में 5 ही थे, जिनमें से 3 अभी जमीन पर गिरे हुए थे और 2 आराम से बाहर पीछे होकर खड़े थे। उन लोगों को कमरे में कोई दिखाई नहीं देता तो वे दोनों चारों तरफ घूम कर देखने लग जाते हैं। अब अनिका इतनी तेज से उन पर वार करती है कि वे समझ वही नहीं पाते कि वार किधर से हुआ है। एक की गर्दन पर अनिका के पैर और दूसरे हाथ से गर्दन पर अनिका उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। दोनों एक ही बार में जमीन पर गिरकर ढेर हो जाते हैं। एक ही पल में वे दोनों की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले कि जमीन पर गिरे हुए तीनों लोग उठते उससे पहले अनिका उछलकर तीनों की छाती पर कूद पड़ती है। उनमें से 2 दिल
दिल की धड़कन रुक जाती है और घुटनों पर मारती है और तीसरे को दिल पर मारती है। ऐसे करके उनकी धड़कन और उनके घुटनों को तोड़ देती हैं। पांचों में से किसी को भी इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपने हथियार का इस्तेमाल कर सके। अनिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और आनंद की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें पूरा यकीन है ना? इस घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 लोग मौजूद हैं। अनिका के फाइटिंग स्किल देखकर आनंद के मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, सिर्फ अपनी गर्दन दाएं और बाएं हिला देता है। अब अनिका आनंद को वहां से बाहर निकालने का इशारा करती है और पहले अनिका खुद बाहर की तरफ झांकती है तो सामने की ओर एक साथ 10 से 12 लोगों की टोली बनकर आगे की तरफ दौड़ रहे थे, उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद वे आनंद सान्याल को इशारा करती है और आनंद सान्याल अनिका के कुछ पीछे खड़ा हो जाता है। आनंद पहले की तरफ सिर्फ अपनी गर्दन ही हाँ में हिला रहा दे। इसके बाद अनिका आगे बढ़कर अपने हाथ को जटती है और इस तरह हाथ को जटते हुए दौड़ते हुए लोगों की तरफ तेजी से कदमों से बढ़ जाती है। उनके करीब आते ही अनिका उन्हें लड़ने तक का भी मौका नहीं देती। अनिका के वार इतने स्ट्राइक और स्पीड से थे कि निशाना साधने वाले खुद ही कंफ्यूज हो रहे थे कि निशाना कितनी दूर और कैसे लगाए। अनिका की पसंदीदा जगह दुश्मन के बाईं ओर का हिस्सा ही सबसे बेस्ट था, जिसे दिल और सिर विशेष रूप से शामिल थे। इसके अलावा सामने की ओर कट आंखें और माथे पर जोर से मारती। सबसे उपयुक्त था कि दुश्मन की पीठ अनिका की तरफ थी और अनिका बैकबोन वह जगह जहां पर अनिका सिर्फ दबाव की तरफ ही डाल रही थी। ऐसा लड़ते लड़ते अनिका काफ़ी थक भी चुकी थी, लेकिन अनिका एक के साथ एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करके सब पे वार करती जा रही थी। अनिका के पास कोई हथियार नहीं था, उसके हाथों की ताकत ही हथियारों से ज़्यादा थी। सभी ये देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। उनके पास हथियार थे लेकिन अनिका के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो उन पर भारी पड़ रही थी। अब आनंद सन्याल काफ़ी कंफ्यूज था। वह अपने हाथ में लिया हुआ हथियार अनिका की तरफ करते हुए इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन अनिका उसकी मदद की ज़रूरत भी नहीं थी। वह मना कर देती है। अपने दुश्मनों से निपटने की सक्षम वह खुद ही थी। आनंद सान्याल बस अनिका की तरफ देखे ही जा रहा था। वो अपनी पलकें भी चपकाना भूल गया था। वह वापस उसे अपनी जेब में रख लेता है, अपनी फ़ोन को, और सामने की ओर देखता रहता है। अनिका उसी काफ़ी दूर थी, लेकिन दौड़ते हुए अनिका के पीछे पीछे चला जाता है। अनिका की आंखों के सामने ओझल हो जाने के बाद वह गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर झुक जाता है और फिर सीधे होते हुए कहता है, ये लड़की है या तूफान, समझ ही नहीं आ रही। मैं इसे क्या कहूँ, ये खतरे से भी नहीं डरती। बात कोई ऐसा वैसी लड़की नहीं है ऑफिसर, ये कोई मामूली लड़की नहीं है। इसे बचना और इसे निपटना 40-40 लोगों के भी बस की बात नहीं है। अब आनंद सान्याल सोचने लग जाता है कि ये लड़की यहाँ इस तरह घूम रही है, इस तरह से फाइट कर रही है जैसे कि कोई पार्क में एक्सरसाइज कर रही हो। बाद में कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ऑफिस के इस मुख्य भाग से निकलकर अनिका लोन के एरिया में पहुंच जाती है। खुली जगह थी जहाँ तक पहुँच तक अनिका करीब 40 लोगों को मौत की नींद सुला चुकी थी, जिसका दूसरा तात्पर्य ये था कि अभी भी 10 बाकी हैं अब तक लड़ने के लिए सामने नहीं आए थे। अनिका को लड़ते हुए इन बचे हुए 10 लोगों ने भी देख लिया था, लेकिन इनके बारे में विशेष बात यह थी कि इनके चेहरे पर छाई हुई हैरानी को अनिका को भाप ज़्यादा मिल जाती है। दरअसल ये वही सब लोग थे जो सान्याल हाउस के किसी भी रहस्य में शामिल नहीं थे, जिन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी इस वक्त सान्याल हाउस के अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। अनिका का चेहरा ढका होने की वजह से इसमें से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए अनिका ने उन्हें देखने के बाद ही उन पर हमला बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन ये बचे कुचे लोग अपने समर्थन और समझ के हिसाब से पार्टी हाउस के अंदर निकलकर बाहर की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, ताकि पार्टी हाउस के अंदर चल रहे इस घमसान से अपनी जान को बचा सकें। अनिका द्वारा उन्हें जिंदा छोड़ देने के बाद अनिका जान नहीं बचा सकती थी उनकी, क्योंकि दमयंती ने स्त्रियों जितनी भी सिपाही थी वहां पे जो घमसान चल रहा था उसे बचने के लिए वो लोग वहां से
अपने सैनियल हाउस को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन अनिका द्वारा उन्हें जिंदा छोड़ने के बाद भी वो जान से बचने वाले नहीं थे, क्योंकि दमयंती देवी की जो औरतें थीं सिपाही, वो बाहर निकलने वाले लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। इसका दूसरा मतलब ये था कि वे औरतें अब तक अंदर दाखिल हो चुकी थीं। इन औरतों ने भी उन लोगों को मारने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, केवल शरीर के नाजुक हिस्सों को तोड़कर उनकी सांसों को रोक दिया था। कुछ ही पलों में अनिका औरतों के बीच थी और इनमें से 5 औरतें एक साथ उछलती हुई अनिका पर धावा बोल देती हैं। अनिका भी उतनी ही रफ्तार और सफाई से अपने एक पैर को घुटने के पल मोड़ देती है और दूसरे पैर को सीधा करते हुए जमीन पर बैठ जाती है और जमीन की तरफ इसी पोजीशन में गोल घूमते हुए अपने दाएं हाथ को उन औरतों की तरफ खोल देती है। अनिका के हाथ 5 बेहतर घूमते हुए अपने दाएं हाथ को उन औरतों की तरफ खोल देती है। अनिका के हाथ 5 बेहद छोटी छोटी गोली जैसी चीज निकलती है दिखाई देती है और जो 1 सेकंड में कम वक्त में अंदर बिना चुके उन औरतों के शरीर पर जा लगती हैं। ये छोटी गोली नहीं बल्कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन पर्याप्त तेज और तेजी से उनकी तरफ बढ़ जाती हैं। उन्हें जरा भी इस तरीके का और इसका आभास नहीं होता। इससे पहले कि उन औरतों को सुई की चुभन महसूस होती, उससे पहले ये जहर उनकी बॉडी में फैल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वे धारा बिल्कुल सुई हो चुकी थी। अब अनिका की बाकी औरतों के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जिस शैली का इस्तेमाल वह औरतें लड़ने के लिए कर रही थी, अनिका उसी शैली में लड़ती ही उनका जवाब देती है। ये औरतें अच्छी तरह जानती थी कि अनिका कोई इस शैली में माहिर नहीं है, लेकिन जब अनिका की इस प्राचीन विलुप्त शैली को उन्होंने देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह जाती है। अनिका सीखने की क्षमता और शारीरिक क्षमता दोनों ही बहुत ही तेज थी। अनिका ने यह शैली अपनी माँ से भेजी हुई किताब से सीखी थी, लेकिन इस सीख लेने के कई महीने बाद आज तक इनका प्रयोग नहीं किया था। अनिका को आज मौका मिला था इनसे लड़ने और अपनी इस शैली को इस्तेमाल करने का। उससे पहले वो औरतें उस पर इशारा करती, अनिका ने दूसरी औरत के बाल पकड़कर उसे ऐसे जमीन पर फेंका जैसे कि कोई छिलके को केले से उतार कर फेंकता है। इसलिए वह एक खंबे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और 10 से 15 मिनट तक अनिका की ओर देखती रहती है। औरत यूं ही लड़ती रहती है और अनिका के लिए उन सभी औरतों का खत्म करना कुछ ही पलों में काम कर जाता है, लेकिन फिर भी वह उनके साथ अपनी लड़ाई जारी रखती है, मानो उनके साथ खेल खेल रही हो, जैसे वह अपनी इस नई कला का अभ्यास कर रही हो। इतनी देर लड़ने के बाद अनिका के शरीर पर उनका एक भी वार नहीं लगता, लेकिन अनिका हर वार उनके शरीर पर लगता था, जिसकी वजह से अब वह अपनी सभी औरतों को जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। सभी के लिए दोबारा उठ कर खड़े होकर लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अनिका वह किसी से कीमत पर उनसे नहीं जीत सकती हैं और ख़ासकर अब दोबारा वे औरतें अनिका पर हमला करें, ये भी उनके अंदर अब ताकत बची नहीं थी। अब वो औरतें बड़ी चालाकी से आंखों के जरिए आपस में बात करती हैं और ज़मीन पर पड़ी हुई कुछ औरतें खिसक कर सीधे बैठते हुए अपने हथियार निकाल लेती हैं। ये हथियार भी आधुनिक नहीं थे, परंपरागत थे, जिन्हें देखकर यही समझा जाता था कि शरीर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। किंतु अनिका को ये समझने पर भर में देर नहीं लगती कि इन्हीं हथियारों की तरह इस्तेमाल करने वाली हैं। इस तरह हथियारों का इस्तेमाल प्राचीन काल में औरतें गुप्तचरों द्वारा करती थी। अब अनिका स्थिति को समझते हुए उन पर के अनुसार अपनी पोजीशन को ले लेती है। वही इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। उधर यह देखकर आनंद सान्याल भी अपने हथियार निकालते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है, फिर तेज रफ्तार से अनिका की ओर बढ़ता है। इसे संदेह नहीं था कि अनिका इस परिस्थिति से निपट पाएगी अथवा नहीं, किसी भी कीमत पर। ये नहीं चाहता था कि अनिका उनसे हार जाए, अनिका को किसी तरह से हानि पहुंचे। दूसरी ओर जिस वक्त इस लड़ाई अनिका और उन औरतों के बीच जारी उठी थी, लक्ष्य यहाँ पहुंच चुका था।
लक्ष्य अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए यहाँ पहुँच जाता है और लक्ष्य इस तरह बेहतरीन लड़ाई के कुछ नमूने देख चुका था और अलार्म जो कि उसके अपने फ़ोन पर देखा था, दोनों भाइयों के बीच पहले ही यह तय किया गया था और बंदोबस्त था कि बड़ी ही होशियारी से आनंद सान्याल ने लक्ष्य सान्याल को यहाँ आने से लिए अलर्ट भेज दिया था। यही वजह थी जिसके कारण वह श्वेता को अपनी आंखों के सामने मौजूद होने के बाद भी उसे बातें नहीं करता और अचानक से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ की तरफ आ जाता है। बाहर इंतजार कर रहा था लेकिन आनंद सान्याल घर से बाहर नहीं निकलता तो लक्ष्य को खुद ही अंदर चलकर आना पड़ता है। किसी तरह से खतरा उसके भाई के आनंद सान्याल के चारों तरफ खड़ा हुआ देखता है, लेकिन वह जरूर जानता था कि उसे घड़ी की चौथाई से अपने भाई के पास पहुंचना होगा, नहीं तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। हालांकि खुद आनंद सान्याल अपने घर के अंदर मौजूद इतने बड़े खतरों से वापिस नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि अनिका यहाँ अपना सुरक्षित नहीं है, किसी को भी इसकी खबर नहीं है। अनिका के लिए खतरनाक साबित हो। अनिका की इकलौती सख्त है जो कि हर हाल में हर कीमत पे दमयंती देवी को चाहिए। इसके लिए कोई भी